अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। आज ज़रा बात करके देखते हैं अपनी बिरादरी यानी सहाफ़ती बिरादरी से। चूँकि जब पॉलिटिशियन से हम बात करते हैं कि भाई आपने वोट लिए, वोट इसलिए लिए कि असम्बली में जाकर बैठें। असम्बली में इसलिए बैठें क्योंकि लोगों ने आपको चुना है, और लोगों ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप सड़कों पर रहें, आप एहतजाज करें, किसी सूबे के वसाइल को एहतजाज पर लगा दें, पैसों का बेदरेग इस्तेमाल करें और उनमें से एक पैसा भी किसी आम आदमी पे ना लगे। आए यहाँ पर लोगों को लाएँ, छोड़ के भाग जाएं और ख़ुद जाके पीछे छुप जाएं। इसलिए नहीं दिए वोट। वोट इसलिए दिए थे कि बेरोज़गारी है, वोट इसलिए दिए थे कि इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए, वोट इसलिए दिए थे कि मेरे गली मोहल्ले, मेरे इलाके, मेरे रीजन का मसला पाकिस्तान के मरकज़ तक पहुँचे और उस मरकज़ में पहुँचने के बाद उसका हल निकले। वोट इसलिए दिए थे कि बजट में जब एलोकेशन हो तो अवामी फलाह के मनसूबों की एलोकेशन हो, बेहतरी की एलोकेशन हो। वोट इसलिए दिए थे कि कानून का बोलबाला हो, जो कवानीन असम्बली बनाती, पास करती या तरमीम करती है वो अवामी फलाह के लिए हो। वोट इसलिए नहीं दिए थे कि इन सारे वोटों का इस्तेमाल सड़कों पर कर लिया जाए। तमाम सियासी जमातें इस वक्त क्या सोच रखती हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई माहौल बन सकता है आने वाले दिनों में कि सब लोग एक टेबल पर बैठ के बात करें? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ या इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आज से पहले सियासत का खासा, चाहे जितनी बड़ी मर्जी रिवलरी या दुश्मनी कह लें हो, लेकिन सियासत का खासा डायलॉग हुआ करते थे और उन डायलॉग्स की बुनियाद पे टीओआर्स तय हो जाते थे। टीओआर से जो मुनारिफ होता था वो अच्छी खासी हजीमत उठाया करता था। ये हमारी सियासत का एक ख़ास रुख था। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बरसात भी होती थी, लेकिन वही लोग जो इल्ज़ामात की बरसात करते थे वो असम्बली में साथ बैठे दिखाई देते थे। जलसे जुलूसों में उनकी ज़बान अलग और असम्बली में अलग। हर मसले का हल असम्बली हुआ करती थी। असम्बली से ही वज़ीर आज़म की तब्दीली या अदम एतमाद का वोट आता था, नया वज़ीर आज़म आता था तो भी असम्बली से आता था, वजारतों के कलमदान तब्दील होते थे तो भी असम्बली से होते थे, अपोजिशन ने अपनी बात मनवानी होती थी तो उसका जोर भी असम्बली में लगाया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो लोग जिनको वोट असम्बली में बैठने का दिया वो लोग अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें मैं ख़ुद भी समझना चाहूँगा बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट कि ये हो क्या रहा है, और क्या कोई मुआशरा या माहौल ऐसा तब्दील हो चुका है या वक्त की रविश को ऐसी बदल गई है कि बातचीत और उसके तकाजे सब बंद हो गए? क्या डायलॉग्स का रास्ता बंद हो गया? दुनिया के मुश्किल तरीन हालात में भी सियासी लोग डायलॉग किया करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शायद लगता यूँ है कि कुछ लोग शायद डायलॉग कर लें और कुछ लोग इस रविश पे ही पूरा ना उतरे। लेकिन क्या हम उन्हें सियासी कह सकते हैं? ऑन शिराजी साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमारे सच टेलीविज़न के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल भी हैं, साथ ही साथ सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ साथ बहुत मोहतरम, बहुत सीनियर सहाफ़ी, बड़ा नाम पाकिस्तान का पीजे मीर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए उस्तादों की तरह हैं। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। शिराजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मीर साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अब मुझे बहुत ज़्यादा खल रही हैं। बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट मैंने इसीलिए कह दिया कि ज़रा समझना चाहूँगा, ये वोट हमारे अवाम, चाहे वो वोट कम निकले, वोट ज़्यादा निकले, इलेक्शन का नतीजा सालों से यही है जो इस बार हो रहा है। बस हर बार आने वाला कहता है पिछली बार ठीक थे तो इस बार ख़राब है। जिसको हुकूमत मिल गई वो ठीक, जिसको अपोजिशन की बेंच नज़र आ गई वो गलत। सर, इस वक्त जो माहौल है, पहले ज़रा इस पर बात करते हैं। सियासत किस डगर पे चल रही है, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये 3-4 इतने मुश्किल सवाल हैं, मुझे तो अब अलजबरा के सवाल लगने लगे हैं। ये अरसलान हमारा वोट आप किस एक करें, इस पार्टी से, क्योंकि कोई दिखाती नहीं है, कोई बात करने तैयार नहीं है, और हमारे अंदर एक सियासी इस्तेकाम आना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। आपने जो भी निशानदेही की है, ये हमारा टोटल पार्लियामेंट्री फेलियर। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो मसले होते हैं ये रोडों पे रिजॉल्व नहीं होते, ये पार्लियामेंट पे रिजॉल्व होते हैं। और आप असेंबलीज को देख लो, कौन सी पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं जो कि रोडों पे निकल आती, मुझे बता दें। ये सब रोडों पे निकले हुए, सब। कोई है ऐसी, आप मुझे एग्जांपल दे दें कहीं पढ़े लिखे मुल्कों के अंदर क्या इस तरह का आप निजाम चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते आप। जब तक हम मिल के बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करेंगे या आर्ग्यू टू काउंटर आर्ग्यू नहीं होगा, तो पार्लियामेंट के अंदर फिर आप मुल्क कैसे चलाएंगे उसको? आपने बिल्कुल सही इसकी एक निशानदेही की है कि ये सारे गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन के मेंबर्स जो हैं,
ये किस लिए आए हैं? लोगों की खिदमत कर। यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का, आवाम का टाइम वेस्ट हो रहा है, पूरी कौम का वेस्ट हो रहा है, स्टेट का टाइम वेस्ट हो रहा है कि हम किस दंगलबाजी में लगे हुए हैं। अल्फाज आपने सुन लिए दोनों साइड से पार्लियामेंट के अंदर। क्या इस पार्लियामेंट का कायद आज़म छोड़ के गए थे कि ये हमारी पार्लियामेंट होगी? किस बदतमीजी से एक दूसरे के साथ ये मुखातिब होते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये हमारा काम करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक सोशल फेलियर है, एक पार्लियामेंट्री फेलियर है, और उसके मैं कहूंगा एक मॉरल। हमने अवाम की खिदमत करनी है और ये घर इसीलिए बनाया गया है कि अवाम की बात हो, अवाम की खिदमत। यहाँ तो एक पॉलिटिकल सर्वाइवल है अपना, जो आ रहा है वो अपनी सर्वाइवल के लिए बात कर रहा है। और ये जो तरीका है ये पाकिस्तान को आगे ले जाने का नहीं है, ये स्टैंड स्टिल पे है। इसी तरीके की वजह से मैं सबको ब्लेम करूंगा। आपका आज इंटरनेट जिसका $1 ट्रिलियन का नुकसान अभी तक हो गया है और भी आगे, क्या हमें ये इंटरनेट बंद करना चाहिए? क्या हम कह रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर है और वहां इंटरनेट आपका बंद है? यार खुदा के लिए देखो, वो कौमें की तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद बर्दाश्त ना कर सकें। तनकीद ऑपोजिशन का काम है, लेकिन उसका ओपिनियन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है क्योंकि उसके पास एक मैंडेट है और हमने उस मैंडेट को देखना है। उसकी ओपिनियन भी सुनो, लेकिन आप अपना मैंडेट भी चलाओ। डरने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को तगड़ा होने की, लेकिन तगड़ा ये नहीं कि लोगों को इनकन्वीनियंस करें। देखो ना, ये जलसे निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, क्या हमारी गवर्नमेंट खत्म हो जाएंगी? ये को बनाना रिपब्लिक बैठी हुई है? बिल्कुल नहीं होगा। द क्वेश्चन इज, जिस तरह अभी आपने भी पॉइंट किया है कि जो भी चीज होगी वो पार्लियामेंट में होगी, बाहर नहीं होगी। बाहर आप 3 लाख आदमी लेके बैठा दो, क्या होगा? गवर्नमेंट चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। ये हो सकता है आप एक स्नैप इलेक्शंस करवा लो, उसका एक ये जो इमीडिएट एक रिलीफ होता है, लेकिन वो कहेंगे हमारा टेन्योर पूरा होने दो। हर बंदा ये कहता है, जो इलेक्शन होता है उसको कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है, एक्सेप्ट 1970 इलेक्शंस, जिसके ऊपर अभी फिर तनकीद भी शुरू हो गई है। तो बेसिकली हम बड़े नाशुक्रे हैं, हमें एक मुल्क मिला हुआ है, हम इज्जत नहीं करते। अच्छा तो सर, बरतानिया आप रहे, पीजे मीर साहब, इससे पहले ऑन शिराजी के पास जाऊं, बरतानिया आप रहे सर, कितनी स्मूथ ट्रांजैक्शन हुई? एक वजीर आजम असेंबली के अंदर से ही हट गया और दूसरा वहां आ गया। वहां तो नहीं वो रोया वजीर आजम जाके कि मुझे हटाया क्यों, मुझे क्यों निकाल दिया, मेरे साथ ये क्यों कर दिया। और आप देखें पूरे का पूरा टेन्योर किया और उस वजीर आजम ने वापस कोशिश भी नहीं की कि जो वजीर आजम आया उसको हटा दिया जाए। आप कैमरन को ले लो, जब यूरोपियन यूनियन का उसने गैम्बल किया, हार गया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इसको पकड़ो, ये करो। ऋषि सुनक वो चला गया। अभी लेटेस्ट बाइडन ट्रंप को इनवाइट करके कहता है स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर। ये होती हैं पढ़ी लिखी डेमोक्रेसीज। हम क्या करते हैं, जो बाहर जाता है, आपने नवाज शरीफ की इज्जत का क्या खेल खेल लिया यार? आपने इमरान को क्या नहीं कर दिया, आपने जरदारी को क्या नहीं किया, आपने बेनजीर को क्या नहीं किया, किस को आपने हम तो आइकॉनिक फिगर्स के लिए वो कहते हैं ना, केपेबल ही नहीं है। तो आपने सही कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, जो इलेक्ट हो जाए आप उसको सैल्यूट करो और अगले इलेक्शन पर वेट करो। यहाँ सब हम एडोकिज्म, टेम्पररी रिलीफ उसकी बात करते हैं एंड परमानेंट तकलीफ। बिल्कुल ठीक है। ऑन शिराजी साहब, ये जो अभी हालात हैं आप तो कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, क्या वोट इसलिए देते हैं कि एक आदमी को छुड़ाने के लिए लश्कर ले आओ, चढ़ाई कर दो, अपने ही कैपिटल पे दुनिया के सामने मजाक बनाओ? हमेशा तब करो जब कोई डिग्नेटरी आई हुई हो, तो एक और अजाब खड़ा कर दो दुनिया के सामने। पहले लोग हमारे मुल्क का बहाना शुरू हुए अल्लाह अल्लाह करके, और आप लश्कर लाओ एक आदमी के लिए। आप ये इसलिए लश्कर क्यों नहीं लाते कि मेरे बेरोज़गारी है जी, बेरोज़गारी को ख़त्म करें? इसलिए क्यों नहीं लाते कि लाइन लॉसेस सबसे ज़्यादा है केपी में, उस पर तो कोई बात नहीं करता कि बिजली चोरी हो रही है तो वज़ीर आला कहते हैं जी होने दें। इसलिए तो कोई बात नहीं करता कि कुरम में जो कुछ हो रहा है उस पर वज़ीर आला साहब नज़र नहीं आए, पूरी लाशें बिछ गई, गायब हो गए वज़ीर आला साहब वहाँ से, इस पर कोई बात नहीं करता। सारे वसाइल का इस्तेमाल पैसों की बाँट बंदर बाँट चढ़ाई करने के लिए, ये क्या तरीका कर? अरसलान बिल्कुल, देखिए जैसे मीर साहब जिन चीज़ों की जानिब इशारा कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं और इसी अंदाज में आगे बढ़ती हैं कौमें अगर इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेती हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि वज़ीर आला केपी यकीनी तौर पे 116 जो शहादतें हुई कुरम में और जिस अंदाज में हुई,
वज़ीर आला केपी को वहाँ पे विज़िट करना चाहिए था। वज़ीर आला केपी उसकी बजाय अगर वो मौजूद इस्लामाबाद की तरफ इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और फिर आपने किसी और सियासी जमात को साथ शामिल नहीं किया। आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाना चाहते हैं या कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तरीक़ेकार होता है सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, वो जमातें जो हुकूमत मुखालफ हों। PDM का आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब एक तहरीक चलने लगी तो तमाम सियासी जमातें एक पे थी। मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे थे, वो सरबराह थे। और इस तरफ क्या हो रहा है, ये सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है जी, इमरान खान को रिलीफ दें, उसकी पार्टी को दें, उसके कारकुनों को दें और हुकूमत छोड़ के आप चले जाएं। हम आपसे तब बात करेंगे जब आप हुकूमत छोड़ के चले जाएं। तो तब कैसे बात होती है जब किसी को आप कहें कि आप हुकूमत छोड़ के चला जाए। फिर आपने एक वो जनाब यलगार की सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे की, आपने झूठ पे झूठ। एक रहनुमा आता है वो कहता है जी 25 शहीद हुए, दूसरा 50, अगला 100 पे। और एक सीनियर वकील साहब जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, उन्होंने 278 का फिगर दिया हमें और बताया कि जी 278 लोग शहीद। हाँ जी, वो तो सब पता लग गया ना, वो तो हमें पता ही लग गया कि वो जो चेयरमैन जो पार्टी के उन्होंने बता दिया कि जी सिर्फ 12 लोग हैं। तो इन लोगों का मकसद क्या, कोई कवायद वो भी उनके पास नहीं। मकसद क्या है? मकसद कोई सियासत करना बजाय नहीं नजर आ रहा। मकसद ये है कि ना खेडेंगे ना खेडन देवांगे। 2014 में तहरीक इंसाफ क्या कर रही थी, इसी अंदाज में डी चौक बैठी थी। 2024 में तहरीक इंसाफ कहाँ बैठी? डी चौक। जनाब हम डी चौक आ गए, हमने एहतजाज कर दिया। इस दौरान क्या तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं मिली? भाई इस दौरान थ्रू आउट केपी में तो हुकूमत ही आपकी रही। अच्छा, मरकज में हुकूमत नहीं मिली? नहीं जी, पौने 4 साल तक आपने मरकज में किया, तो आपने डिलीवर क्या किया? डिलीवरी आपकी जीरो है। अब ये जो लाशों वाली एक बात की गई, बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं आखिरी खातून होंगी जो डी चौक छोड़ के जाऊंगी, और बुशरा बीबी वो पहली खातून जी, वो तो बहुत बार हम देख जो डी चौक छोड़ के गई। तो वो जो यहाँ से गए ना, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे बात करेंगे ऑन चुके चलें, ये तो बातें हो गई ना। हम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे बिल्कुल हकीकी ग्राउंड्स पर भी बात करते हैं। हामिद रज़ा साहब भी परेशान आए हैं, वो भी इस्तीफे देते फिर रहे हैं। तो हम एक ग्राउंड पर बात करेंगे, जो रियलिटी है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा सूबों की सूरत हाल मवाजना करके देखेंगे केपी की सूरत हाल का, कि किस तरह से चल रहा है सूबा एडमिनिस्ट्रेटिवली, किस तरह से पंजाब सिंध या हम बलूचिस्तान की भी बात करके देखते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक कहेंगे जी असल बात के साथ। एक ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मसाइल क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। पीजे मीर साहब, ऑन चराज साहब जिस तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे थे और आपने उससे पहले बड़ा डिटेल हमें डिफ़ाइन किया, ये बताएं सर कि क्या इस वक्त सूबों के हवाले से परफॉर्मेंसेज अगर देखी जाएँ तो केपी इतने अरसे से सिवाय एजुटेशन, बातें, बयानबाजी, बहुत लंबी चौड़ी बातें कर देना, और दूसरी तरफ ज़रा पंजाब का मवाजना कर लें, हम सिंध का भी कर लेते हैं, पंजाब का भी कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं परफॉर्मेंस अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं आपसे बात करना चाहूँ? देखो, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है भी और ख़राब भी है। हमारी एक ऐसी, वो कहते हैं ना उर्दू में, वो क्या कहते हैं, हंडी, हमारी एक ऐसी हांडी बनी हुई है, हम उसके अंदर इंग्रेडिएंट डालते जाते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स मैच नहीं हो रहे। हम वही हैं जिसने, वो महाराजा रंजीत सिंह ने अंग्रेज के आगे अपनी हुकूमत उड़वा दी, फिर उसके बाद अंग्रेज आया, उसने आपको डंडे के अंदर रखा, आप डंडे के अंदर चलते रहे, अंग्रेज चला गया, हम फिर डंडे के अंदर। द क्वेश्चन इज, हम डेवलप नहीं हुए हैं। हम बात बड़ी करते हैं डेमोक्रेसीज की, हमारे अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब एक आम आदमी आपको पता चलता है, छोड़ दे गवर्नमेंट्स को, एक आदमी से पता चलता है, इंसान पता चलता है कि कितना डेमोक्रेसी के अंदर आप इज्जत करते हैं और वो आपकी बेइज्जत, हम आपकी बेइज्जती करते हैं, वो हमारा मोडस ऑपरेंडी है। आप जाते हैं कहीं भी, किसी मुल्क में चले जाओ, आपको हल्का सा एक कंधे के ऊपर कोई गलती मार दे, वो क्या है, सॉरी, ये होते डेमोक्रेट्स। आप को रास्ता देते हैं, यहाँ गाड़ियों में जाते हैं, को रास्ता देते हैं, फिर हम जमहूरियत की बात करते हैं, रोड के बीच में आप गाड़ी चलाते हैं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के कई रूप होते हैं। डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि जो कोई पता नहीं ऊपर उतरी हो, ये इखलाकियात है। ये रिपब्लिक सी बनी है ना 17th सेंचुरी में, जिसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बिल्कुल। कौन से इस्लामिक डेमोक्रेसी है मुझे बता दो। आपकी रियल टाइम डेमोक्रेसी, कहीं मिडिल ईस्ट में चले जाओ,
लॉ है, यू डोंट obey the law, वो आप क्या करें, सिंपल एज दैट। कम्युनिस्ट कंट्रीज के चले जाओ, ये हम है ना तीतर है ना पैर, हमने ना किसी की इज्जत करनी है ना अपनी इज्जत करवानी। तो जो आप सवाल कर रहे हैं ये सवाल इररिलेवेंट हो जाते हैं। हमने अपनी कौम को एजुकेट, उसको जब तक आप एजुकेट नहीं करवाएंगे मुझे बताएं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, 40-40, 50-50 हजार रुपए फीस है, ये कोई आम आदमी दे सकता है अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल नहीं दे सकता। वो कहां भेजता है? मदरसों के अंदर। मदरसा क्या अपडेटेड है? बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन इज, हमारे बड़े फेलियर्स हैं जिस पे हम तवज्जो नहीं देते। एक मुल्क था जिसकी 0 लिटरेसी रेटिंग आ रही थी, इराक। अब इराक की कुछ इराक का हाल क्या कर दिया। तो क्वेश्चन इज, हमने अपने आप को खुददार बनाना है पहले अरसलान। जब तक खुद खुददार ऑनेस्ट बनेंगे, वेदर इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द ऑपोजिशन, यही मोटिव ऑपरेंडी है। हमने इसको ठीक करना है, कहीं ना कहीं तो करना है यार। ठीक, क्या ये सारे परमानेंट है? ये जो रोडों पे निकलते हैं या गवर्नमेंट पे बैठते हैं, क्या ये सारी उम्र जिंदा रहना है? जिंदा रहना है? मुझे बता दें। नहीं रहना सर, लेकिन वो तो यही समझते हैं ना। यही तो गलत फहमी है ना। फेरोन्स भी यही समझते थे। फेरोज वो तो अपने हीरे जवाहरात भी पिरामिड्स में लेकर दफन हो जाते थे, नौकरों को भी लेके। क्या हुआ? बाद में लोगों ने वहीं जाके कब्रें भी, पिरामिड्स भी खोद दिए। द क्वेश्चन इज, आप लाइव बात करो टू गिव लेगेसी। हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, हमारा डेवलपिंग मुल्क है। इसके सिर्फ ये है कि हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिक है, 3 चिट्टे, 2 टेलीफोन कॉल, 5 सिफारिशें। जब तक ना जाएं आपका यहाँ काम ही नहीं होता है। बात तो सही है सर। सिफारिश कल्चर ने हमें जितना तबाह किया, ये बात आपकी, ये असल जड़ तो ये है ना। आम आदमी का मसला ये है। ऑनचर हाजी साहब, ये चीज़ अगर आपसे थोड़ा सा अगर डिफाइन कर पाए हमें कि पंजाब वर्सेस केपी और सिंध भी इंक्लूड कर लें, बलूचिस्तान में तो जम्मू तारी रहता है ये, लेकिन चलें हम इन 3 सूबों की एक बात कर लें। अच्छा सलाम, मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर देखने वालों को बताता हूँ। पंजाब, केपी बमुकाबला तीनों बाकी सूबे, इस वक्त जो डेट है, इंटरनल डेट सूबों का है, केपी पे जो है वो 1600 अरब डेट है, यानी 16 खरब केपी ने देना। और पंजाब जो है तकरीबन 52% सूबा है। और आबादी भी आप देख लें कि अगर 25 करोड़ में से तकरीबन 13 करोड़ पंजाब की आबादी है। इसी हिसाब से हम आबादी के हिसाब से कहते हैं 51-52% सूबा। तो पंजाब पे जो डेट है 260 अरब है, यानी 2 खरब 60 अरब पंजाब ने। जो सिंध पे डेट है वो 250 अरब है, 2 खरब 50 अरब। और जो बलोचिस्तान पे है वो 230 खरब है, 230 अरब से बहुत कम है, 230 अरब है, सारे मिला के भी 16 खरब। ये सारे मिला के तकरीबन 8 खरब के करीब बनते हैं। और केपी पे है 16 खरब, ये डबल है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज्यादा। और आप देखें कि पिछले 11 साल से केपी पे हुकूमत कौन कर रहा है। सिर्फ यही नहीं रुकी, सिर्फ केपी में जो स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद है वो 49 लाख है, 49 लाख। और फिर उसके साथ साथ कोई हुनर भी नहीं है। बाकी तो अगर कहें ना, हम ये कहते हैं कि जी साथ कोई हुनर ही सिखा दो, स्कूल नहीं जानते बच्चे तो कोई हुनर सिखा दो, कोई काम का अपनी रोजी रोटी तक कमाएं। केपी में आपने देखा शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी, और ये जो आपको बार बार ये नजर आता है ना, ये एहतजाज और वो तमाम चीजें, शायद उनको ये लगता है कि उनके हकूक जो है वो कोई और खा रहा है। अच्छा, स्किल्ड लेबर की भी कमी, लो कॉस्ट लेबर है मेहमान। तो मैं इस चीज़ पे मैं हालांकि बहुत बड़े ज़बरदस्त हमारे केपी के जो अवाम है, बहुत मेहनती कौम है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौम है, उसका इस्तेमाल बड़े शानदार तरीके से सिस्टम में होना चाहिए। अब अरसलान, ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ हेल्थ पे आते हैं। केपी का जो हेल्थ सिस्टम है वो अमेरिका से चलाया जाता है। एक साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो जूम पे मीटिंगें करते हैं और वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी ताल्लुक वाले जो हैं, और वो जनाब केपी का जो इस वक्त सूरत हाल है कि आपने सेहत सहूलत कार्ड जो दिया उसके तहत इतने बड़े करप्शन का एक नया आपने बाजार खोल दिया, क्योंकि उसमें चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। यानी इवन ये हुआ कि उस अस्पताल की पूरी, अगर जो उसका रिसोर्सेज है ना, उसकी पूरी कीमत अस्पताल की, उससे ज्यादा वो सेहत सहूलत कार्ड से ले चुका है। यानी आपने वो बिल्कुल सेहत का निज़ाम भी आपका बिल्कुल नीचे गया। अच्छा, जो मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, एजुकेशन में हजारों ऐसे स्कूल हैं जिनमें पानी की सहूलत नहीं, 2500 स्कूल है जिनमें 4 दीवारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है कि बन्नू और दीगर इलाकों में शाम 5 बजे के बाद आप मतलब पुलिस वाले कहते हैं कि घरों ना निकली भाई बाहर, आप घर में ही रहे।
कुरम वाला आप देख रहे हैं, फिर आप दूसरे इलाकों में अगर चले जाएं वहां पे जो है मतलब करक वगैरह और उस एरिया में, और DI खान जो अपना इलाका है वजीर आला जो है KP उनका, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें। वहां पे जो है KP में भत्ते की पर्चियां, फिर अगवा बराए तावान, फिर यहाँ से जो अगवा होता है वो KP से, यहाँ से गाड़ियाँ चोरी होती हैं वो KP जाती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे मेरे ख्याल में सूबाई जो हुकूमत है उसको गौर करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब कल एक कॉन्वोकेशन में कुछ फरमा रहे थे, वो तकरीर जो कर रहे थे उसमें वो कह रहे थे कि जनाब मुझे फ़लाँ कॉलेज से निकाला गया, फ़लाँ कॉलेज से निकाला गया, फ़लाँ कॉलेज से, और डिग्रियों पे वो कह रहे थे कि जो हमारे पे FIR हुई है वो हमारे लिए बड़ी डिग्री है। तो मेरे ख्याल में इस माइंड सेट से निकलना चाहिए। अब जो है मैंडेट दिया है KP ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जरूर शुरू करनी चाहिए। आपने सारी उम्र ये कहा जंगलाबाज जंगलाबाज जंगलाबाज, और अपनी जो जंगला आपने वही जंगलाबाज, वो करप्शन का एक मेगा स्कैंडल है। तो मेरे ख्याल में KP की हुकूमत जो है शायद इस तरह के एहतजाजों में इसलिए भी मशहूर रहती है कि लोगों को वो बिलियन ट्री सुनामी हो, वो डैम्स हो, वो नौकरियां हो, उन तमाम चीजों की जानब तवज्जो कम हो। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा। ANP की सिचुएशन पे ज़रा से बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ है ANP के साथ कि ANP का बयानिया भी बिल्कुल पीछे हो गया, ANP जमात भी एक खामोश सी जमात हो गई। इलेक्शन कंटेस्ट करने का वक्त आया तो मौलाना साहब बड़े तगड़े दिखाई दिए, उसके बावजूद कि वो अभी भी शिकायत कर रहे हैं और KP गवर्नमेंट से ही कर रहे हैं कि हमारे भी इलेक्शन के साथ जो कुछ हुआ। लेकिन ANP बड़ा असर रसूख रखती थी, बड़ी अवामी नुमाइंदा जमात थी, बल्कि है भी। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि वो क्यों इतनी खामोश है? ज़रा इस पर भी बात करके देखते हैं, क्योंकि जब आप स्टेक होल्डर होते हैं किसी सूबे के तो फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को कम से कम एक बेहतर मस्बत सोच के लिए आगे तो बढ़ना चाहिए। वो एक नहीं बढ़ रहा तो दूसरा समझा देता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। पीजे मीर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी ज़्यादा हमने अभी डिस्कशन की, ऑन शराजी साहब ने तो सारे अदाद शुमार भी खोल के रख दिए। ये पीजे मीर साहब ANP, आप तो इतने लंबा सहाफ़ती करियर, इनके सबके उतार चढ़ाव बड़े करीब से देखे, ये अभी क्या हो चुका है ANP को? इतनी खामोश जमात, एक सूबे की बड़ी नुमाइंदा जमात थी और बड़ी भरपूर जमात थी, ये इतनी खामोशी, इतना बैकफुट पे जाना, ऐसा क्या हुआ उनके साथ? ये बैकफुट पे, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक वेट कर रहे हैं। आपका जो टेम्परेचर है, ये एक तरफ आप पार्टी की बहुत वेदर इट इज और वेदर इट इज प्रोविंसेस, ये देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी यही कर रही है, वो वेट कर रही है। ये जो अलायंस है ये अनहोली अननेचुरल अलायंस है बिटवीन PPP एंड PMLN। उनके अपने नजरियात हैं और PMLN के अपने नजरियात हैं। और आपने देखा कि जो कोलिशन में जब ये आए थे, इतना अच्छा आए थे दोनों, लेकिन नहीं चल सके। नवाज शरीफ निकल आए थे, अगर आपको याद हो, बल्कि मैं तो उनके साथ ही वापस आया था। द क्वेश्चन इज कि हम बैठेंगे तो बैठेंगे कहाँ? हमारे अंदर मेंटालिटी, हम बात करते हैं डेमोक्रेसीज की, मेंटालिटी हमारी ट्राइबल ही है। हम ट्राइबल ही, वेदर इट इज A, B और C, हमारी सोचें हुई हैं कि एक ग्रुप को ले लो, दूसरे ग्रुप को ले लो, हम जोड़ते हैं, कोई जट है, कोई फलाना है, ये है, वो है, हम इसी तरह जोड़ते हैं अपने। तो बेसिकली जब हम कहते हैं एक ग्रेड अप जा रहे हैं, तो अरसलान हम एक आप कह लो कि एक टोटल हमारा एक फेलियर है, ये पॉलिटिकल फेलियर है हमारा। और जो अभी मेरे भाई ने जितनी भी बातें की हैं वो सारी फेलियर की बातें की हैं, और इसलिए की है क्योंकि इनके फेलियर की वजह से आज आप देख लो हम कहां बैठे हुए हैं। डेट कितना बढ़ गया है, टैक्स पाकिस्तान में देने के लिए तैयार कोई नहीं है, और पाकिस्तान में टैक्स लेने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा वोट बैंक खराब होगा। आपकी ट्रैफिक क्यों खराब है और उसके फाइन्स क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्यों? कि हमारा वोट बैंक खराब हो, आप पॉपुलर हो जाएंगे, आगे आपको वोट्स नहीं मिलेंगे। देखो, वो हुकूमतें अवाम की इंटरेस्ट के लिए ना काम करें, वो खुद एक बन जाती हैं। आपकी जो भी आपका कराची से लेकर लंडीकोटा तक अपने ट्रैफिक का निजाम तो देख लो यार। चलो हम KPK को क्रिटिसाइज कर ले, पंजाब को कर ले, सिंध को कर ले, अरे ये तो ओवरऑल आपका फेलियर है ट्रैफिक का। Who's responsible? सर, लाइसेंसिंग का आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो अभी एक हालिया रिपोर्ट है, अगर आप एदादो शुमार देखें सर,
तो रोड एक्सीडेंट की जो अमवात है वो दहशतगर्दी से भी बहुत ज़्यादा है रोड एक्सीडेंट की। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ लाइसेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है जो बहुत अंडरडॉग है, हम उस पर बात ही नहीं करते हैं। अरसलान आपने ये बात की, अगर कोई अक्लमंद सुन रहा है तो शायद इस पे कोई अमल करे। लाइसेंसेस इस तरह दे देते हैं जिनको हाईवे कोड का पता नहीं है, रोड का कॉन्टैक्ट पता, सिर्फ यह है कि गाड़ी चला लें। और भाई गाड़ी आपकी लोडेड बुलेट है, आपने सही कहा, एक एक्सीडेंट होता है 12 आदमी मर जाते हैं वहां। मुझे बताओ कि क्या ये जो गवर्नमेंट है हमारी, क्या इसने कोई, आज की नहीं सारी गवर्नमेंट्स को मैं ब्लेम करता हूं, कि क्या ये जो इनके बॉल टायर्स हैं, गंजे टायर्स, क्या एग्जॉस्ट से फ्यूल्स निकल रहे हैं? हम बड़े चैंपियन बन रहे हैं जी एनवायरनमेंट के, वो क्या चैंपियन हो यार? आपकी गाड़ियां डिसफंक्शनल गाड़ियां रोड्स पे चल रही हैं, अनहेल्थी गाड़ियां चल रही हैं, एंड यू नो हम कहते हैं जी हम क्लाइमेट कंट्रोल, गाड़ियों पे पाबंदी लगाओ, बिल्कुल इनको सख्त हो जाओ, और आप पैसा भी कमाओगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट करो, एमओटी गाड़ी की करो कि ये गाड़ी हेल्दी है नहीं हेल्दी है, क्या है, आपका सब कुछ सिस्टम हो सकता है, करने वाले बनाओ, कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा वोट बैंक खराब होता है। सर मैंने ना, वैसे एक मजे की बात है, शिराजी साहब जो बात कर रहे हैं ना, पीजे मीर साहब, ये वैसे बहुत बड़ा मसला है, हम पता नहीं कौन से मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। मैंने ना एक्साइज के जो अमला है उसको सिर्फ टोकन चेक करते हुए देखा है गाड़ियों के, बस। इसके अलावा मैंने हेल्थ जो है ना वो चेक करते मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो, शायद मैंने नहीं देखा। क्या कहते हैं शिराजी साहब? बिल्कुल दुरुस्त। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी अहमियत अगर मजमूई तौर पे देखें तो इससे ही माशरती तब्दीली आती है और हकीकी तब्दीली भी इससे आती है। और वो जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी का जो नारा लगाया जाता है वो कोई साइफर लहराने से नहीं आता। ये अवाम जब मेंटली तौर पे रिलैक्स होती है, जब हुकूमतें इक़दामात उठाती हैं और जब हुकूमत की जानब से ये ज़हन में खौफ नहीं होता कि जनाब मैंने तो ताजरों पे टैक्स लगा दिया तो मेरा वोट बैंक तो ताजर है, मैंने जी सरकारी मुलाजमीन को थोड़ा सा जो है वो रिलीफ नहीं दिया तो मेरा तो वोट बैंक जो है वो कहते हैं जी इनके दौर में तो हमेशा सरकारी मुलाजमीन को जनाब 100 गुना जो है इजाफा हुआ है तनख्वाहों में। तो मेरे ख्याल में अब इस माइंड सेट से निकलना होगा, क्योंकि अब डू और डाई वाली सूरत हाल है। अब मुल्क को जो माशी चैलेंजेस दरपेश हैं वो बार बार वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर एक शख्स को पता है कि हमारे चैलेंजेस क्या है। दूसरा, पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ पे टैक्स लेने को भी कोई तैयार नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े टैक्स चोर हम देखते हैं, उनकी किस तरह जनाब सेटिंग होती है। अभी आप इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद के बड़े जो हैं सिर्फ होटल्स पे चले जाएं, वहाँ पे आप देख लें। और जब यहाँ पे वो सिस्टम लगाया जा रहा था तो उस वक्त आपसे भी कम प्रोडक्शन कर दी गई थी उन होटल्स की जानब से, कि जब मापा जा रहा था कि औसतन इनकी जो है वो कितनी इनकम इनको जनरेट हो रही है। तो मेरे ख्याल में एक पूरी ओवरहालिंग की ज़रूरत है, और इस ओवरहालिंग के लिए ऊपर से लेकर नीचे पहले सियासी ओवरऑलिंग तो कर लें, जिन्होंने ये काम करना है, जिन्होंने वोट लिए हैं उनकी ओवरऑलिंग तो कर लें। उन्हें तो मुझे लगता है अदराक ही नहीं है किसी इस तरह की चीज़ का। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इतनी नुमाइंदा जमात कहने वाले, सिवाय धरने, सिवाय जलूस, अपनी गवर्नमेंट में भी हमने उनके यही देखा, डॉलर की बढ़ती कीमत देखी, पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई देखी, करंट अकाउंट डेफिसिट कोरोना ने कम कर दिया तो हमारा इंपोर्ट का मामला, इंपोर्ट बिल्स बढ़ गए, हमारी एक्सपोर्ट नीचे आ गई, ताल्लुकात चाइना से ख़राब हो गए। अजीब अजीब चीज़ें हमने तब भी देखी। बातें इतनी हैं लेकिन काम सिफर है। अरसलान, पता नहीं आप फिर किस पाकिस्तान में रहते हैं। जिस पाकिस्तान की वो बात करते हैं वो तो हमें बताते हैं कि जनाब उस दौर में तो IMF से हम पैकेज लेते थे, बाकी तो कर्ज लेते थे, हम जो है वो पैकेज लेते थे। और जब वो उस वक्त के वजीर आजम जाते थे तो अगले दीगर ममालिक के जो उनके मनसब होते थे वो खड़े होके सल्यूट करते थे कि क्या कमाल शख्सियत आ रही है। और शहर की नहरें जो बह रही थी, वो ऑयल के वो मुआहदे भी देख लिए और यूनिवर्सिटियां जो थी उनमें वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटियां खुल रही थी, नौकरियां और उसके साथ साथ घर। साहब सर एक चीज़ छोटी सी आपसे जानना चाहूँगा, आने वाले दिनों में जो सिचुएशन बन चुकी है, कोई बेहतरी हो सकती है पॉलिटिकल सिचुएशन में? कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगती हो कहीं एक कोई पॉजिटिव सी, कोई एक छोटी सी किरण आप देख रहे हो को बात करने के लिए बैठ सकेंगे ये लोग टेबल पे? अगर ये नहीं बैठेंगे मार्शल लॉ लग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग किसी बुलापे, ये भूल की तरह ये वो बता के भी नहीं आ जाएंगे कि बिकॉज इनफ इज इनफ।
हालांकि फौज का एक अपना रोल है, लेकिन आर्टिकल 145 के साथ उन्होंने अपने इंटरनल्स को भी देखना है आपने। सो द क्वेश्चन इज कि वो एक नेशनल गवर्नमेंट इधर आके फॉर्म कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे मुझे बता दें। आपके पास, सबके पास ये पीटीआई और इधर उधर ये बड़े नारे शारे मारते ना, दो डंडों की मार ही है। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। आप बैठ जाओ एक दूसरे को, फौज को साइड पे कर दो। आप बैठोगे, फौज कभी इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन अगर आप मुल्क को ही नीचे, दोनों मिलकर अगर मुल्क को नीचे लेके जाओगे, फौजें क्यों आती हैं? क्या उनको कोई शौक है आने का? कोई नहीं। क्या उनका मैंडेट है? बिल्कुल कोई मैंडेट नहीं। लेकिन किसी ने तो आना है ना आपको बचाने के लिए। मजबूर कर देते हैं ना, फिर बाद में हम कहते हैं वो यूं हो गया, वो ऐसे हो गया, मजबूर कर दे। अपने मामलात अपने आप से नहीं संभाले जाते इन लोगों से। तभी तो 4 नंबर गेट उन्होंने बनाया हुआ ना, वहां जाके खड़े होते हैं सारे ये लोग। द क्वेश्चन इज, उस गेट को बंद कर दो। वो बंद भी कर देंगे, लेकिन इन्होंने 5 नंबर पे चले जाना है। द क्वेश्चन इज, ये जो पॉलिटिकल डायस्पोरा, अरसलान जो खुद बैठ के बात नहीं कर सकता, पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकता, रोड पे बात करना चाहता है, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? प्लीज टेल मी, गिव मी एन आंसर। कैन एनीबॉडी गिव मी एन आंसर? नो। आप पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस करो, आप एक दूसरे को आर्ग्यू टू काउंटर आर्ग्यू करो, जबान जबरदस्त करो, बट डोंट लुक बिहाइंड योर शोल्डर्स। फौज आपका हेल्प करेगी, व्हाई शुड दैट? आप आज अच्छा 19 अगर वो थोड़ा सा आपका मदद भी करती है, आप उनको गालियां निकालना शुरू कर देते। सर वक्त कम, तो बहुत बहुत अच्छी डिस्कशन होगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो पॉजिटिवली देख सकते थे कि यार क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। मेरा ख्याल है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उसको किसी और नज़र से देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं इस सिचुएशन को, लेकिन हमारी सियासी क़यादत शायद इस अदराक ही नहीं कर पाई, समझ ही नहीं पा रही। इससे पता नहीं क्यों नाबलद है, समझ नहीं आता। पीजे मीर साहब, सर थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। शिराजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है नाज़रीन आपसे कल मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।